मतलब एक ऐसे उच्च स्तरीय क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए जहां मैदान पर जो अंपायर खड़ा है ना, उसे क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया से नियुक्त किया है। अच्छा। हाँ, और ये अंपायर मैदान पर खड़े होकर खेल के सारे नियम लागू करवाता है, खिलाड़ियों को अनुशासन में रखता है और जरूरत पड़ने पर किसी खिलाड़ी को मैदान से बाहर भी भेज सकता है। सही बात है। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला पेच है। वो अंपायर खुद किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। उसने कभी उस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया और उसे बैट या बॉल को हाथ लगाने तक का अधिकार नहीं है। अरे वाह, ये उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। मतलब अगर हम इस अंपायर को भारत का उपराष्ट्रपति मान लें बिल्कुल। और मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों को हमारी संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा मान लें, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वही तो आज के इस गहन विश्लेषण या कहें कि इस डीप डाइव में हम भारत के संविधान के इसी दूसरे सर्वोच्च पद से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों, नियमों और विरोधाभासों को खंगालने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर जब भी सत्ता की बात होती है तो सारा ध्यान हमेशा नंबर 1 की कुर्सी पर ही होता है। हाँ, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर। लेकिन ये नंबर 2 की कुर्सी, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, अपने आप में शक्तियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि हमारे जो स्रोत है ना, वो बताते हैं कि ये पद सिर्फ एक डिप्टी का नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम संविधान के भाग 5 को देखें, जहां केंद्र सरकार का पूरा आधार है, तो नजरें स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों पर जाकर टिक जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर हम उपराष्ट्रपति पद वाले अनुच्छेदों को देखें, तो एक बहुत ही जटिल डिजाइन सामने आता है। मतलब ये कोई ऐसा पद नहीं है जिसे बस किसी की गैर मौजूदगी भरने के लिए बना दिया गया हो। एकदम सही। इसका अपना एक बहुत ही सक्रिय कार्यक्षेत्र है। और मुझे लगता है कि ये विशिष्ट कार्यक्षेत्र ही ना सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। मतलब अगर हम अनुच्छेद 63 को देखें, तो वो बहुत सीधे शब्दों में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके ठीक बाद, यानी अनुच्छेद 64 से। ये तो पूरी दिशा ही बदल देता है। हाँ, अनुच्छेद 63 केवल कुर्सी लगाता है, लेकिन 64 ये तय करता है कि उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति करेगा क्या। और यहीं पर वो पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का सिद्धांत उभर कर आता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ ना कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। जी बिल्कुल। उसी क्षण से इस सभापति पद के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता, कोई नियुक्ति नहीं होती। उपराष्ट्रपति होना ही राज्यसभा का मुखिया होने की एकमात्र शर्त है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। जी, क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? मतलब राजनीति विज्ञान हमेशा शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। कहा जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी सीधे तौर पर विधायिका के उच्च सदन को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं लगता? देखिए, सतह से देखने पर यह शक्तियों के सिद्धांत का उल्लंघन ही लगता है, मैं मानती हूँ। लेकिन इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। वो कैसे? भारत ने अमेरिका की तरह शक्तियों को अलग करने का कोई सख्त मॉडल नहीं अपनाया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस विरोधाभास को जन्म दिया, क्योंकि वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी करना चाहते थे। अच्छा, तो वो एक पुल बनाना चाहते थे। बिल्कुल, एक मजबूत पुल। उपराष्ट्रपति सरकार का हिस्सा होते हुए भी संसद के एक अहम हिस्से का संचालन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इन दो अंगों के बीच संवादहीनता ना आए। मतलब शासन व्यवस्था में ठहराव ना आए। ये डिजाइन वाकई दिलचस्प है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पुल तक पहुंचा कैसे जाए? मतलब इस पद पर बैठने की शर्तें क्या हैं? शर्तें काफी स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वो तो समझ आता है, इतने उच्च पद के लिए अनुभव चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी शर्त आपको वापस उसी अंपायर वाले नियम पर ले जाएगी। शर्त यह है कि व्यक्ति में राज्यसभा का सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, योग्यता होनी चाहिए, उसे सदस्य होना नहीं है ना? बिल्कुल, उसे सदस्य होना नहीं है। बस आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उस सदन के सदस्य बन सकें। यही बात इस पद को इतना अनोखा बनाती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब हम चुनाव प्रक्रिया के नामांकन की तरफ जाते हैं ना, तो कुछ गणितीय आंकड़े दिमाग चकरा देते हैं।
चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। हाँ, जिसे 20+20 का नियम कहते हैं। वही। अब अगर हम इसकी तुलना राष्ट्रपति चुनाव से करें तो वहां ये नियम 50+50 का है। तो क्या संविधान निर्माता उपराष्ट्रपति के चुनाव को जानबूझकर थोड़ा आसान रखना चाहते थे? नहीं, इसे छूट या आसान बनाने की कोशिश के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक गणित काम कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के आकार को देखना होगा। मतलब जो लोग वोट डालने वाले हैं। जी हाँ, अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में पूरे देश के सांसद और विधायक शामिल होते हैं। ये संख्या हजारों में जाती है, लगभग 4800 के आसपास। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने बड़े निर्वाचक मंडल में अगर 50 प्रस्तावक मांगे जा रहे हैं तो वो कुल मतदाताओं का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ संसद के सदस्य वोट देते हैं। बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर यह संख्या लगभग 790 के करीब बैठती है। अब खुद सोचिए, अगर इस 790 वाले निर्वाचक मंडल में भी 50+50 का नियम लगा दिया जाता तो 100 सांसदों का समर्थन जुटाना पड़ता सिर्फ नामांकन के लिए। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी और अव्यावहारिक चुनौती बन जाती। इसलिए ये 20+20 का नियम अनुपात के हिसाब से एकदम सटीक बैठता है। ये गंभीर उम्मीदवारों के लिए चुनाव को असंभव नहीं बनाता, लेकिन अगंभीर लोगों को बाहर जरूर रखता है। तो 40 सांसद मतलब पूरे निर्वाचक मंडल का लगभग 5%। गणित का बेहतरीन इस्तेमाल है। अब चूंकि बात वोट डालने वालों की हो ही रही है, तो चुनाव प्रक्रिया की बात भी कर लेते हैं। जी, अनुच्छेद 66 इस पूरी प्रक्रिया को समझाता है। हाँ, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान से होता है, और इसमें जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है ना, उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। वही तो। इसका असल मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई सांसद वोट देने जा रहा है, तो क्या वो आम चुनावों की तरह सिर्फ ठप्पा लगाता है, या ये वोट ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा अंतर है। आम चुनावों में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, लेकिन यहाँ एक कोटा या जादुई आंकड़ा पार करना होता है, जो 50% से एक ज्यादा होता है। अच्छा, तो वोटिंग कैसे होती है? जब वोटर जाता है तो वो किसी एक को वोट नहीं देता, बल्कि बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। जैसे हम अपनी प्रेफरेंस तय करते हैं। एकदम सही। जब गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले पहली पसंद वाले वोट गिने जाते हैं। अगर किसी ने कोटा पार कर लिया तो वो जीत गया, और अगर किसी ने कोटा पार नहीं किया तो? तब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का काम शुरू होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले होते हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। बेचारा। हाँ, लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके बैलेट पेपर्स पर जो दूसरी पसंद होती है ना, वो वोट बचे हुए उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक कोई जादुई आंकड़ा पार ना कर ले। अरे वाह, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन अब मैं ना संविधान के सबसे बड़े विरोधाभास पर आना चाहता हूँ। बात हो रही है वोट देने वालों की। पूछिए, राष्ट्रपति चुनाव में नियम स्पष्ट हैं। वहां केवल निर्वाचित सांसद और विधायक वोट देते हैं। नॉमिनेटेड या मनोनीत सांसद वोट नहीं दे सकते। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में नियम पूरी तरह पलट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पलट जाते हैं। यहाँ संसद के सभी सांसद वोट देते हैं, चाहे चुने हुए हों या मनोनीत। और इससे भी बड़ी बात, राज्यों के विधायकों को इस चुनाव से पूरी तरह बाहर रखा गया है। भारत एक संघीय ढांचा है, फिर राज्यों को किनारे क्यों कर दिया गया? इसका जवाब फिर से उसी अंपायर और मैदान वाले तर्क में छिपा है। आप खुद सोचिए, उपराष्ट्रपति का रोजमर्रा का काम क्या है? राज्यसभा चलाना। बस, उनका सीधा सरोकार केंद्र की राजनीति और संसद से है। राज्यों के प्रशासन से उनका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि उन्हें चुनने का अधिकार केवल संसद के पास होना चाहिए। राज्यों को शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता। और मनोनीत सांसदों का क्या? उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में तो अयोग्य माना जाता है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि उन्हें उसी राष्ट्रपति ने मनोनीत किया होता है, जो शायद दोबारा चुनाव लड़ रहा हो, तो वहां पक्षपात की संभावना होती है। हाँ, हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति तो उन्हें मनोनीत नहीं करता ना। और चूंकि मनोनीत सांसदों को भी उसी राज्यसभा में बैठना है जिसके सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, तो उन्हें भी अपना बॉस चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मतलब जिसका जो मैदान है उसे चुनने वाले भी उसी मैदान के खिलाड़ी होने चाहिए। बहुत तर्कसंगत है। चलिए, अब चुनाव हो गया, व्यक्ति चुन लिया गया,
शपथ भी राष्ट्रपति ने दिला दी अनुच्छेद 69 के तहत और 5 साल का कार्यकाल शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर उस अंपायर को मैदान से हटाना हो तो क्या होगा? जो प्रक्रिया बताई गई है वो तो बहुत ही अलग है। हाँ, हटाने की प्रक्रिया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा का ही अंग है। तथ्यों पर गौर करें तो हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस तो अनिवार्य है, जो कि प्राकृतिक न्याय है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच यह है कि हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है। लोकसभा सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकती। सही कहा। और राज्यसभा में इसे प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और लोकसभा का काम क्या है? सिर्फ साधारण बहुमत से अपनी सहमति देना। तो क्या ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां लोकसभा, जो सीधे जनता से चुनी गई है, उसे राज्यसभा के सामने पीछे की सीट पर बिठा दिया गया है? अगर आप इसे सिर्फ पावर के नजरिए से देखेंगे तो वैसा ही लगेगा, लेकिन इसके पीछे की संस्थागत तार्किकता को समझिए। ये कोई खामी नहीं है। तो क्या है? उपराष्ट्रपति अपनी प्राथमिक भूमिका में राज्यसभा का बॉस है। अब अगर बॉस के कामकाज से कोई समस्या है तो शिकायत सबसे पहले किस विभाग से आनी चाहिए? उसी विभाग से जिसका वो बॉस है। बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्यों को ही ये तय करने का पहला अधिकार होना चाहिए कि वो अपने सभापति से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर राज्यसभा खुद उन्हें नहीं हटाना चाहती तो लोकसभा को दखल देने का कोई हक नहीं है। मतलब जिसकी गाड़ी, स्टीयरिंग भी उसी के हाथ में है। एकदम सही। लोकसभा को सहमति का अधिकार देकर संतुलन तो बनाया गया है, लेकिन पहल करने का विशेषाधिकार राज्यसभा का ही है। ये बहुत ही शानदार डिजाइन है। अब नियमों की इस भूल भुलैया से निकल के थोड़ा चेहरों की बात करते हैं। इतिहास में कई महान हस्तियों ने इस पद की गरिमा बढ़ाई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम तो सबसे ऊपर आता है। हाँ, वो 52 से 62 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और उनके बाद एक बहुत लंबा गैप आया। बिल्कुल। दशकों तक किसी ने लगातार 2 बार इस पद को नहीं संभाला, जब तक कि 2007 में हामिद अंसारी नहीं आए। वो लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले केवल दूसरे व्यक्ति बने। और अगर हम बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हमारे मौजूदा उपराष्ट्रपति के रूप में चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन जी आसीन हैं। जी हाँ, और उनका राजनीतिक सफर भी बहुत ही प्रभावशाली रहा है। बिल्कुल। वो 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल थे। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। आपको बता दूं, कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। और वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब जमीनी राजनीति और अब इतने ऊंचे संवैधानिक पद का अनुभव दोनों उनके पास है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हमने मास्टर रिवीजन वोल्ट से क्या क्या निकाला? 35 वर्ष की आयु, 5 वर्ष का कार्यकाल, 14 दिन का नोटिस और 20+20 का नियम। और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाला सबसे अनोखा सिद्धांत, ये पद विधायिका को सुचारू रूप से चलाने का इंजन है, कोई पार्किंग स्पेस नहीं जहां बस इंतजार किया जाए। इसी बात से ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। दुनिया के कई विचारकों ने, जैसे अमेरिका के वुड्रो विल्सन ने, उपराष्ट्रपति के पद को कार्यपालिका के लिए एक स्पेयर टायर कहा था। स्पेयर टायर? मतलब जिसकी जरूरत सिर्फ तब पड़े जब मुख्य गाड़ी पंचर हो जाए? हाँ, जब राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो। लेकिन भारत के संदर्भ में सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस व्यक्ति का रोजमर्रा का सबसे बड़ा काम, सुबह से शाम तक की मेहनत, राज्यसभा को चलाने में जाती है। बिल्कुल। उनकी पूरी दिनचर्या उसी सदन के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बावजूद उनका जो पदनाम है उपराष्ट्रपति, वो पूरी तरह से कार्यपालिका से जुड़ा है। तो एक सवाल जो कोई भी सोच सकता है वो यह है कि क्या ये पदनाम उनके असली काम के साथ न्याय करता है? ये एक बहुत ही दार्शनिक सवाल है। हाँ, या फिर ये 2 बिल्कुल विपरीत नौकरियों को, एक तरफ स्पेयर टायर और दूसरी तरफ विधायिका का एक्टिव बॉस, एक ही इंसान पर थोपने का दुनिया का सबसे अनोखा प्रयोग है। श्रोताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी इस दूसरे सर्वोच्च पद का जिक्र आए तो संविधान की इस दोहरी भूमिका के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम